वहीं दूसरी तरफ हम झटपट झरूडिया नाम के एक रईस लोंडे को देखते हैं, जिसके बाप का कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का बहुत बड़ा बिजनेस है और वो इस दुनिया का तीसरे नंबर का अमीर है, जिस वजह से झटपट झरूडिया हमेशा खूबसूरत मॉडल्स के साथ रोजाना अपनी महंगी आज पर गुंडी गुंडी पार्टियां करता है। हम झटपट के बाप को देखते हैं, जिसकी तबियत काफी टाइम से खराब चल रही है, जिससे उसको लगता है कि कुछ ही दिनों में यमराज अपने भैंसे पर बैठकर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सके वो अपने बेटे झटपट झरूडिया को यहाँ बुलाकर अपनी कंपनी हैंडओवर करना चाहता है, जिस बात से उसकी बड़ी बहन अपने बाप से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसके भाई को कंपनी के काम की झाट भर भी नॉलेज नहीं थी और वही अक्सर कंपनी का बोझ संभालती थी, और उसकी छोटी बहन कंपनी का चैरिटेबल ट्रस्ट संभालती थी, जो काम कोई काम में काम नहीं था। इसी वजह से बड़ी बहन को लगता है कि कंपनी पर पूरा हक उसी का होना चाहिए। वहीं लोटरी को झटपट झरूडिया की आज पर कारपेट क्लीनिंग का काम मिलता है, जहाँ जब वो उसके रूम की साफ सफाई कर रही थी तब वो उसके पिछवाड़े पर बने एक कार्टून का टैटू देखती है। खैर लोटरी खूबसूरत थी तो झटपट पहले तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, कहता है कारपेट साफ करने वाली के नजरिए से तो तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अगर तू अपने बालों के साथ थोड़ा सा और स्टाइल मारेगी तो और ज्यादा मस्त लगने लगेगी। जो बोलते बोलते उसको रियलाइज होता है कि ये साली चने के झाड़ पर चढ़ जाएगी, जिसमें वो उसकी बेइज्जती मारने लगता है। कहता है तेरा चेहरा मुझे याद नहीं आ रहा कि किस जानवर से मिलता जुलता है, शायद कुकुरमुत्ता। हाँ वही होगा, उसी से मिलता जुलता है। दरअसल अपना झटपट ऐसा ही था, उस चोदू को किसी से कोई मतलब नहीं था, जिसमें वो याच के कैप्टन से बोलकर बिना किसी नोटिस पीरियड के अपने किचन के शेफ को यहाँ से लात मारकर निकलवा देता है। कहता है यार मैं उसके हाथ का बना खाना खा खाकर पक चुका हूँ, हालांकि वो खाना अच्छा बनाता है पर मैं पक चुका हूँ। आगे जब लोटरी साफ सफाई कर रही थी तब वो उससे कहता है चल साली मेरे लिए पपीते का जूस बना कर ला। लोटरी कहती है मैं तेरे बाप की नौकर नहीं लग रही हूँ, तूने मुझे कारपेट की साफ सफाई के लिए हायर किया था, ना कि तेरा जूस बनाने के लिए। जिस बात से उसके पिछवाड़े में खड़ी मिर्ची लगती है तो वो उसे काम से निकाल देता है कि चल हट भग, भेसड़ी की साफ सफाई करने वाली बहुत है मेरे पास। लोटरी कहती है अगर तुझमें इतना ही गुरूर है ना तो मुझे मेरे पैसे दे, मैं यहाँ से चलती बनूंगी। वो कहता है पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं है, निकल यहाँ से, दूंगा तुझे मैं इकट्ठी नकदी। जिस पर लोटरी भी चुप नहीं रहती, कहती है उन पैसों को बत्ती बनाकर साले अपनी घींड में डाल लेना, आज तक तूने एक चवन्नी तक तो कमाई नहीं है, अपने बाप के लोड़े पर तू दिवाली बना रहा है, तेरी औकात ही नहीं है चवन्नी कमाकर खुद के पैसों पर ऐस मारने की, समझा। जिस बीच याच अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ निकलने लगती है, झटपट कहता है कूद ले वरना मैं तुझे सैन फ्रांसिस्को ले जाकर उतारूंगा। वो कहती है ठीक है भीसड़ी के मध्य मेरे पैसे, मैं भी तेरे साथ चलूंगी और तेरी घाइंड में दर्द बनकर चुभती रहूंगी। अब झटपट के लिए ये एक बहुत भारी समस्या थी, तो वो उसे धक्का मारकर पानी में गिरा देता है और उसकी क्लीनिंग मशीन को भी उठाकर पानी में फेंक देता है कि निकल साली चलेगी मेरे साथ, जो करके उसे बहुत मजा आता है। तो वो उस पर खिलखिलाकर हंसता है कि साले गरीब के चोदू चले हैं अमीरों की घींड में दर्द करने। अब क्लीनिंग मशीन खराब हो गई थी तो साफ सफाई वाली कंपनी लोटरी को जॉब से निकाल देती है और उस पर $3000 का फाइन भी लगा देती है, जिस वजह से उस बेचारी के अकाउंट में अब सिर्फ $42 बचे थे और ऊपर से 3 बच्चों की जिम्मेदारियां भी थी। वहीं रात के समय याच पर जब झटपट झरूडिया किसी मॉडल की पिंकी फाड़ने की तैयारी कर रहा था, तब वो देखता है कि ड्रॉर में रखी उसकी बाल छतरी खत्म हो गई है, जिन्हें लेने के लिए वो नशे में झूमता झूमता ऊपर डेक पर जाता है, जहाँ सोफे के नीचे उसे ढेर सारी बाल छतरी मिल जाती है। लेकिन तभी एक बड़ी लहर की वजह से याच को झटका लगता है, तो वो फिसलकर याच की बाउंड्री से लटक जाता है, जिस पर वो जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, पर घंटा किसी को उसकी आवाज नहीं सुनती, जिस वजह से वो समुद्र में गिर जाता है और अगले दिन उसकी आंख खुलती है एक बीच के किनारे, जहाँ से उठकर वो शहर में किसी बीवली गींड भिखारी की तरह भटकने लगता है, जिसको एक पुलिस वाला देख लेता है तो वो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है मुझे नहीं पता आज कौन सा दिन है, मुझे नहीं पता मेरा जन्म कहाँ हुआ था, मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ। जिससे हम ये समझ पाते हैं कि वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है, पर उसे दुनियादारी के बारे में अभी भी मालूम था। कहता है बीहन के लिंड डॉक्टर थोड़ी सी दया कर यार, मुझ पर कम से कम किसी मस्त पटाखा नर्स को तो भेज दे। वो कहता है ये मस्त माल ही तो है, बहुत कड़क फुद्दी है इसकी, मैं रोज मारता हूँ यार। आगे उसकी बड़ी बहन को 2-3 घंटों में ही पता चल जाता है कि वो कहाँ है, जिसमें वो उसकी खोई हुई याददाश्त का भरपूर फायदा उठाती है और डॉक्टर से कहती है मैं नहीं जानती वो कौन है, मेरा भाई नहीं है वो। जिसमें वो एक मोर्चुरी से कलश खरीदती है और ना जाने कहाँ से उसके अंदर जली हुई लकड़ियों की राख भरकर अपने बाप से मिलती है। कहती है हमारे इकलौते भाई की सार्क ने बोटियां बोटियां तक चबा डाली, जो सुनकर झटपट की छोटी बहन को बहुत दुख पहुंचता है। वैसे दुख तो उसके बाप को भी पहुंचता है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। जिसमें वो अपनी कंपनी की बागडोर अपनी बड़ी बेटी को दे देता है और यही तो वो चाहती थी साली लालचन। इधर लोटरी जब अपनी सहेली की शॉप पर पिज्जा डिलीवरी का काम कर रही थी, तब उसे एक न्यूज वेबसाइट के जरिए पता चलता है कि झटपट एक हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी याददाश्त सावन में हरियाली के लोड़े चरने जा चुकी है। जिस पर उसकी सहेली के दिमाग में एक फाड़ू आइडिया आता है, जिसमें वो झटपट की याददाश्त का फायदा उठाकर अपने नर्सिंग एग्जाम की भरपूर तैयारी कर सकती है और अपना बदला भी ले सकती है। आगे दोनों सहेलियां फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां लोटरी अपने आप को झटपट की वाइफ बताती है, पर झटपट ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है, वो भी इस कुतिया के साथ। जिसमें जब उसे पता चलता है कि उसकी 3 बेटियां भी हैं, तो वो कहता है अब तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तू मेरी वाइफ है, क्योंकि मैं अगर बच्चे पैदा करूंगा तो सिर्फ लड़के पैदा होंगे, सिर्फ और सिर्फ लोड़े। जिस पर लोटरी उसे अपनी फर्जी हनीमून की फोटो दिखाती है और कहती है तेरे पिछवाड़े पर एक कार्टून का टैटू है, जो उसने तब देखा था जब वो याच पर साफ सफाई करने गई थी। जिस टैटू को देखकर झटपट निराश हो जाता है कि यार ये तो सच में मेरी वाइफ है, और ना चाहते हुए भी अपनी सड़ी सी शक्ल लेकर उसे उसके साथ जाना पड़ता है। जहाँ जब वो लोटरी का घर देखता है तो कहता है भीड़ चोद मैं तो गरीब हूँ रे। आगे वो अंदर जाता है, जहाँ पहले से ही तीनों बेटियों को पाठ पढ़ा दिया गया था कि तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि झटपट तुम्हारा सगा बाप हो, जिसमें वो बिल्कुल वैसा ही करती है, क्योंकि लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा स्मार्ट होती है। खैर झटपट तीनों बच्चियों की शक्ल ध्यान से देखता है और कहता है ये मेरी बच्चियां नहीं है, क्योंकि इनकी शक्ल मुझसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। जिस पर वो उससे कहती है भीड़ के लिंड तेरा झड़ता ही नहीं था, मैंने तुझे क्या क्या नहीं खिलाया, शिलाजीत, अश्वगंधा, वाइग्रा, काजू बादाम, पर किसी से भी बात नहीं बनी। जिसमें अथक प्रयासों के बाद हमें एक स्पर्म डोनर का यूज करना पड़ा। झटपट कहता है यार इसका मतलब ये है कि मैं बांझ हूँ, मैं बीज नहीं बो सकता। वो कहती है इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, तूने हमारे लिए 2-2 3-3 नौकरियां भी की है। झटपट पूछता है क्या मतलब तेरा, मैं काम भी करता हूँ। वो कहती है हाँ, एक्सीडेंट से पहले तू एक टूर गाइड हुआ करता था, जहाँ से तुम्हें निकाल दिया गया, और अब तू मेरी सहेली के हस्बैंड रिगांडो की कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी का काम करता है। जो सुनकर उसके दिमाग का भांग भोसड़ा एक हो जाता है, तो वो फ्रिज से बियर लेने की कोशिश करता है। लोटरी कहती है ना 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 ना, तूने पीनी छोड़ रखी है, भूल गया क्या भड़वे। जिस पर वो दुखी होकर बाथरूम में जाता है और सोचता है कि भीड़ की लिंड ऐसी जिंदगी तो मेरी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए वो बाथरूम की खिड़की से
वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि भाड़ में जाए साला ऐसा परिवार जिसके लिए मुझे ईंट पत्थर उठाने पड़ते हो। परंतु लोटरी उसे देख लेती है और उसे फिर से खिड़की से अंदर आना पड़ता है, जहाँ वो उससे कहती है भीषड़ी के तू खड़ा क्यों है, यहाँ जाकर खाना क्यों नहीं बना रहा। झड़पत कहता है खाना खाना और मैं वहम पाल रखा है क्या तूने। वो कहती है डार्लिंग इतना लोड मत ले, हम दोनों के बीच में गठबंधन हुआ था कि जब तक मैं अपना पेपर नहीं दे देती तब तक खाना तू बनाएगा। झड़पत कहता है पर यार मुझे तो गर्म पानी में झाट के बाल भी उबालने नहीं आते, कैसे बनाऊंगा मैं खाना। वो कहती है झाट के बाल नहीं उबालने पास्ता उबालने हैं, जिसमें वो साला पास्ता की जगह चाउमीन उबाल देता है और उसे जब सूखी ही सर्व करने की कोशिश करता है तो सब गड़बड़ हो जाती है, जो सारा खाना साफ भी उसे ही करना पड़ता है। आगे बच्चों को सुलाने के बाद झड़पत लोटरी की लोटरी निकालना चाहता था, जिस पर वो उससे एक और झूठ बोलते हुए कहती है तूने लंगोट हाथ में लेकर शपथ ली थी कि तू मेरी तब तक नहीं बजाएगा जब तक मैं अपना नर्सिंग का एग्जाम नहीं दे देती, जो फैसला तुम्हारा था और मैं उसकी इज्जत करती हूँ, और उसे सोने के लिए स्टोर रूम में छोड़ आती है। अगले दिन वो रेगांडो के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहाँ काम करने वाले मजदूर काफी अच्छे स्वभाव के थे, जो उसके मुलायम मुलायम हाथों को देखकर उसके मजे लेते हैं। कहते हैं भाई इससे पहले क्या तू मुठ्ठियां मारने का काम करता था क्या, इतने मुलायम हाथ। खैर मजदूरी करते वक्त वो ये एहसास करता है कि जिस अमीरजादे के यहाँ वो ईंट पत्थर ढो रहा है उसे उनकी जरा सी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसने अब तक उनसे चाय पानी के बारे में भी नहीं पूछा। आगे जैसे तैसे करके वो अपने जीवन की पहली मजदूरी का पहला दिन पूरा करता है, जिसमें उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उससे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था, उसका अंग अंग दर्द से कर्रा रहा था। घर पहुंचकर वो सोफे पर पड़ जाता है और इससे पहले कि वो 2 मिनट सांस लेता, लोटरी उससे कहती है बिहीन के लिए लिस्ट पकड़ और सुपरमार्केट से घर के लिए सामान लेकर आ, जहाँ वो लिस्ट के हिसाब से तो सामान खरीदता ही है और लिस्ट के बाहर का भी सामान खरीदता है, जिसमें आज उसके हाथ की बनी चाउमीन खाकर सभी हैरान रह जाते हैं। तीनों बच्चियां उसकी भर भर के तारीफ करती हैं, पर लोटरी उसकी इस नई रेसिपी को बकवास बताती है, क्योंकि वो उसका मनोबल तोड़ना चाहती थी, उससे अपना बदला लेना चाहती थी। अब झड़पत की वजह से लोटरी को बहुत समय मिल रहा था, जिसमें वो दबाकर पढ़ाई कर रही थी और अच्छे से सो भी पा रही थी, क्योंकि बच्चों को भी वही संभालता था, घर के कामकाज भी वही करता था, पैसे कमाने भी वही जाता था। लेकिन मजदूरी का काम करना तो झड़पत ही जानता था कि उसे कितना भारी पड़ रहा है, जिसमें रेगांडो उसे देखकर हंसते हंसते पागल हो जाता था। एक दिन दोपहर में वो अपने मजदूर दोस्तों को अपनी कहानी बताता है। कहता है मुझे हमेशा लगता है कि कोई मेरा फायदा उठा रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरा शोषण किया जा रहा है। मतलब कि मैं अपनी वाइफ को पहचानता तक नहीं, मुझे ये तक याद नहीं कि उसके साथ मैंने आखिरी बार मजदूरी कब की थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं उस बिहीन की लोड़ी के लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन के अलावा कुछ नहीं हूँ। जिस पर एक मजदूर कहता है इसमें भाई तेरी गलती नहीं है, हर शादीशुदा आदमी के साथ ऐसा ही होता है, जिसमें मर्दों को लगता है कि बिहीन चोद उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें एटीएम मशीन बना दिया गया है। दूसरा मजदूर कहता है तू बहुत खुशनसीब है, तेरे पास एक जॉब है और घर पर तेरा इंतजार करने वाला एक प्यारा सा परिवार, इसलिए ये नौजवान लोंडो जैसी सोच को बदल और मर्दों की तरह जीना सीख, अपनी जिम्मेदारियां समझ, कब तक ये रंडी रोना लगा कर रखेगा। जो सारी बातें उसे सोचने पर मजबूर कर देती है, तो वो शाम को घर जाते वक्त लोटरी के लिए योगर्ट लेकर जाता है, क्योंकि उसने उसको बताया था कि शादी से पहले जब वो दोनों डेट पर जाते थे तो योगर्ट खाते थे। कहता है मैं जानता हूँ मेरे जैसे नालायक के साथ रहना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, पर तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। वो कहती है चल निकल बे गिंडू, जो सब वो बड़े ही प्यार से कहती है, क्योंकि अब तक वो भी उसकी तरफ खींचने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ उसके बाप की तबियत अचानक से ठीक हो जाती है और वो टकाटक नौजवान लोंडो की तरह घूमने फिरने लगता है, फुद्दियां फाड़ने लगता है। झड़पत जब अगले दिन भारी भारी सीमेंट बैग उठा रहा था तो वो उनको बनाने वाली कंपनी को भला बुरा लालची जालिम जल्लाद कहता है। अब याददाश्त के फ्यूज उड़े होने की वजह से उसे ये याद नहीं था कि ये सीमेंट बैग उसी की कंपनी के बनाए हुए हैं। आगे रेगांडो उसे महीने की पहली सैलरी देता है, जिसे पाकर वो खुश हो जाता है और जल्दी छुट्टी लेकर घर जाता है, जहाँ उसे सबसे छोटी बेटी घर के बाहर मिलती है, जो साइकिल चलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो बार बार नाकाम हो रही थी। झड़पत कहता है तू टेंशन मत ले मेरी गुड़िया, मैं तुझे बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाना सिखाऊंगा। जो बोलकर वो सामान रखने अंदर जाता है, जहाँ उसे बड़ी वाली बेटी मिलती है, जो उससे स्विमिंग पूल में जाने की परमिशन मांगती है, तो वो उसे परमिशन दे देता है। जिसमें जब लोटरी काम करके घर की तरफ लौट रही थी, तब वो अपनी बेटी को पूल पर देखती है, जिसको वो रूल तोड़ने के लिए धमकाते हुए अपने साथ लेकर जाने लगती है। दरअसल वो अपनी दोनों बच्चियों को झड़पत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि जिस झड़पत को वो जानती थी वो भड़वा किसी की फिक्र नहीं करता था। परंतु जब वो दौड़कर घर पहुंचती है तो देखती है कि झड़पत दोनों बच्चियों के साथ फुटबॉल मैच देख रहा है, जो अपनी बड़ी वाली बच्ची को गुस्से में देखकर लोटरी से कहता है तुझे बच्चों को इतने बुरे तरीके से नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि तू भी कभी अपने जमाने में बच्ची ही होगी ना। जिस पर उसकी जुबान टूट जाती है, कहती है बिहीन के लिंड तू होता कौन है मेरे बच्चों के बारे में सलाह देने वाला। झड़पत कहता है तेरे बच्चे साली तेरे बच्चे, क्या हुआ अगर उन बच्चों में मेरा बीज नहीं है तो हूँ तो मैं उन्हीं का बाप ना, सुबह से शाम तक मैं तुम्हारी गुलामी करता हूँ, गाइंड घिसवा घिसवा कर मजदूरी करता हूँ, और अब तू कह रही है कि उनमें मेरा सफेद खून नहीं है तो वो मेरे बच्चे नहीं है। जो बोलकर वो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। लोटरी फ्रीज खोलती है तो देखती है कि झड़पत ने तीनों बच्चियों के लिए खाने का सामान पैक कर रखा है और उन पर उनका नाम भी लिख रखा है, जो देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। रात के समय पागल कुत्ते की तरह इधर उधर सर मारकर जब वो घर वापस आता है तो लोटरी उससे उसकी गलतियों के लिए माफी मांगती है, जो बात झड़पत अच्छे से समझता था कि उसके ऊपर यार पढ़ाई का और घर का बहुत प्रेशर है, इसलिए कभी कभी वो गुस्से में इधर उधर निकल जाती है। कहता है तू टेंशन मत ले मेरी स्वीटहार्ट, मैं मजदूरी करने के बाद कुछ देर पिज्जा डिलीवरी का काम भी कर लिया करूंगा, ताकि तुझे पढ़ाई करने के लिए और समय मिल सके। जिस बात से बागो बाग होकर लोटरी उसे घर के अंदर सोफे पर सोने के लिए बोल देती है। अब अगले दिन संडे था तो वो अपनी पूरी फैमिली को साइकिल राइड पर ले जाता है, जहाँ सबसे छोटी वाली बच्ची को लोटरी जब बिना ट्रेनिंग व्हील के साइकिल चलाते हुए देखती है तो पूछती है ये तूने कैसे किया। वो बोलती है पापा ने सिखाया। जो सुनकर अपनी लोटरी तो पिघल ही जाती है, क्योंकि इन अंग्रेज के चोदुओं के लिए बाप का बच्चों को साइकिल चलाना सिखाना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, जो सब मैं काफी सारी फिल्मों में देख चुका हूँ। इस तरह के सीन पर बच्चों की माँ का इमोशनल होना, और एक यहाँ हमारे इंडिया के लोग जो आते ही ट्रेनिंग व्हील को फेंक कर मारते हैं, क्योंकि जब तक गिरेगा नहीं इंडिया तब तक उठेगा कैसे इंडिया। आगे झड़पत झरूड़िया जब अपनी छोटी वाली बच्ची को आइसक्रीम खिला रहा था तो वो कहती है पापा एक दिन आप हमें छोड़कर चले जाओगे। वो कहता है चल बे बुद्धू, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। अगले दिन लोटरी अपना नर्सिंग का एग्जाम देती है, जहाँ वो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वो इस बार पास हो ही जाएगी, क्योंकि उसने जमकर पढ़ाई जो की थी। जिस पर आज वो झड़पत को उसकी सच्चाई, उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने का फैसला करती है, क्योंकि वो इतनी भी बुरी नहीं थी। तभी वो अपनी बच्चियों का चेहरा देखती है जो कि उतरा पड़ा था, क्योंकि वो समझ गई थी कि मोम कौन सा जहर उगलने वाली है। जो देखकर सच्चाई बताने वाली बात को वो 2-4 दिन के लिए टाल देती है और कहती है आज
हमारी एनिवर्सरी है। जो सुनकर झरूड़िया खुशी से खिलखिला उठता है और वो दोनों क्लब में जाकर एंजॉय करते हैं, जहाँ फुल मौज मस्ती करने के बाद लॉटरी उसे चूस डालती है और पूरी रात उससे मजदूरी करवाती है। आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और दिन आ जाता है लॉटरी के रिजल्ट का, जिस पर उसकी सहेली बोले तो रिगांडो की वाइफ भी घर पर आई हुई थी, जिस वजह से झटपट कुछ खाने का सामान लेने स्टोर जाता है, जहाँ उसे कार के डैशबोर्ड में बाल छतरी के काफी सारे पैकेट मिलते हैं। जो पैकेट वही है जिनको वो याच पर मॉडल की बजाने के लिए लेने गया था और याच से गिर गया था। जो बाल छतरी के पैकेट हॉस्पिटल वालों को उसकी पॉकेट से मिले थे, तो उन्होंने वो लॉटरी को दे दिए थे और लॉटरी ने वो कार के डैशबोर्ड में डाल दिए थे, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि लॉटरी साली उसकी पीठ पीछे गुल्लक फुड़वाने का काम करती है और उसे नहीं देती। कहता है भीषड़ी की मुझे नहीं पता था तू ये वेश्यावृत्ति का काम भी करती है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग थी उसको सच बताने की, तो वो कहती है तू मेरा पति नहीं है, तू मेरे बच्चों का बाप नहीं है, तू एक अमीर रही ज्यादा है, अमीर का लोड़ा है, तेरी यादाश्त चली गई थी, अंडरस्टैंड वगैरह वगैरह। जो बात झटपट झरूड़िया के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती, बल्कि उसे लगता है कि वो उसे गुमराह लोड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, जिस पर लॉटरी अपनी बच्चियों को उसको सारी हकीकत बताने के लिए कहती है। वो पूछती है कौन सी हकीकत मम्मी? दरअसल इन तीनों बच्चियों को अपने नकली पापा से प्यार हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि झटपट झरूड़िया कभी उन्हें छोड़कर जाए, नहीं चाहती थी कि इस फर्जी बाप का हाथ कभी उनके सर से हटे, इसलिए वो अपनी माँ को ही गुमराह कर देती है। खैर अब तक ये सारी बकचोदी सुन और समझकर वो लॉटरी से गुस्सा हो जाता है, तो घर से बाहर जाने लगता है, जिस पर लॉटरी की सहेली उसे जाने से रोकती है और झूठ बोलते हुए कहती है वो बाल छतरी के पैकेट मेरे हैं, क्योंकि रेगांडो का लुल्ला अंधेरे में तीर नहीं चला पाता, इसलिए मैं अलग अलग मर्दों से अंधेरा कायम करवाती हूँ। जो बात तू रेगांडो को मत बताना, उसे बहुत बुरा लगेगा। जिन बातों पर झटपट को यकीन हो जाता है, तो वो लॉटरी से तहे दिल से सॉरी बोलता है उस पर शक करने के लिए, जिसके बाद वो घर के अंदर जाता है और तीनों बच्चियों के साथ चिल्लाता हुआ वापस आता है। कहता है जिसकी खुशी मनाने के लिए वो अपने दोस्त और अपनी फैमिली के साथ बीच पर मौज मस्ती करने जाते हैं, जिस बीच पर झटपट की याच का मैकेनिक भी था, जो उसे देखता है तो पहचान जाता है और उसकी फोटो क्लिक करके याच के को पायलट को भेजता है, जिस फोटो को को पायलट झटपट झरूड़िया की दोनों बहन और उसके बाप को दिखाता है, जिसको जिंदा पाकर बाप बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं बड़ी बहन की इस खबर से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके किए किराए पर रायता जो फैल गया था। इधर बीच पर लॉटरी झटपट के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती है उसके बिना वो नर्सिंग का एग्जाम पास नहीं कर सकती थी, उसने काफी अच्छे से घर को संभाला और बच्चियों को बाप का प्यार दिया। झटपट कहता है मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में लोड़ा भी याद नहीं है, इसलिए मेरी जान मैं तुझसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, जिस पर वो उसको खुशी खुशी हाँ कर देती है कि हाँ कर लेना, रोका किसने है। आगे रात के समय वो बीच पर ही टेंट लगाकर मजे लेते हैं और अगली सुबह वापस घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसमें जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके घर के बाहर एक लीमो खड़ी थी, जिसमें से उतरती है उसकी दोनों बहनें और उसका बापू, जिनको देखते ही वो पहचान जाता है जैसे कि वो उन्हें कभी भूला ही नहीं था। कहता है अरे बाप रे, मुझको सब कुछ याद आ गया, मेरे पास बहुत महंगी महंगी कारें हैं और बहुत सारा पैसा है, मैं ये भला कैसे भूल सकता हूँ। तभी उसको याद आता है कि भीड़ चौथ लॉटरी तो मेरी वाइफ नहीं है और ना ही तीनों बच्चियां मेरी बच्चियां हैं। कहता है साली मैं जानता हूँ तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तू वही कारपेट साफ करने वाली कमीनी है ना जो मुझसे नफरत करती है। तूने कमीनी मुझे धोखा दिया, मेरा इस्तेमाल किया, मेरा फायदा उठाया, तुझसे साली अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो बोलकर वो अपनी फैमिली के साथ जाने लगता है, पर वो उन प्यारी प्यारी बच्चियों से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था, जो उसे जाता देख टपा टप आंसू बहाए जा रही थी। जिसमें जब झटपट अपनी कार में बैठता है तो वो तीनों बच्चियां पापा 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 बोलकर कार से चिपट जाती है कि हमें छोड़कर मत जाइए। फिर कार चलने लगती है तो सबसे छोटी वाली बच्ची अपनी साइकिल से उसकी कार का पीछा करके उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसको ऐसा करता देख झटपट भी इमोशनल हो जाता है और यार ये सीन सच में रुला देने वाला था। माँ कसम आंखों में भीड़ चौथ पानी उतर आया। खैर झटपट याच पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है, जहाँ उसका बाप उसे फिर से कंपनी की कमान सौंप देता है, जिस बात से उसकी बड़ी बहन गुस्सा हो जाती है कि मेरे भाई को तो साला कंपनी चलाने के बारे में झट का बाल भी नहीं मालूम। बाप कहता है तू टेंशन मत ले, जैसे मैंने अपने बाप का बिजनेस संभाला था ना जिम्मेदारी पड़ने पर, वैसे ये भी संभाल लेगा। झटपट कहता है बहना तू नाराज मत हो, मुझे कंपनी चलाने के लिए तेरी जरूरत है, जिसमें तू आगे भी वैसे ही काम करती रहेगी जैसे तू आज तक करती आ रही थी, तुझसे तेरी कोई पावर नहीं छीनी जाएगी। जिसके साथ साथ झटपट प्रोडक्शन में कुछ बदलाव करने की बात भी कहता है हमारे जिस सीमेंट बैग का वजन 50 केजी है उसे घटाकर हमें 25 केजी करना होगा, ताकि मजदूर उन्हें अच्छे से उठा सके और उनकी कमर में भी दर्द ना हो। जो सब उसका पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा था। बहन कहती है अबे भाड़ के लिंड, तेरी अकल का सेंटर फ्रेश खाने गई है, तुझे पता भी है उससे पैकेजिंग कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा, हमें चले हैं ये तिरछे लोड़े बिजनेस करने। खैर नुकसान चाहे कुछ भी हो, बूढ़ा अपने बेटे को ही अपनी कंपनी का चेहरा बनाना चाहता था, इसीलिए वो अपने फैसले पर अटल रहता है। रात के समय उसकी याच का कैप्टन झटपट को खुद ही उसके लिए ड्रिंक तैयार करते हुए देखता है, जो सब कैप्टन को अजीब लगता है, क्योंकि झटपट ने इससे पहले कभी भी किचन में पैर नहीं रखा था। कहता है जब मैं मजदूरी करता था ना, तब मुझे अच्छे से याद है कि मैं अपने जैसे अमीर जादों से कितनी नफरत करता था। मुझे है ना साला समझ में नहीं आ रहा कि मैं अमीर वाली जिंदगी में ज्यादा फिट बैठता हूँ या गरीबी वाली जिंदगी में। उधर लॉटरी अपनी बच्चियों के साथ अपनी माँ का शो देखने जाती है, जहाँ जब वो अपनी माँ को इस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागते हुए देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसे झटपट को आखिरी कोशिश तक अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। जिसमें वो अपने बच्चों के साथ रेगांडो से मिलने पहुंचती है और उसकी बोट उधार मांगती है। वहीं सुबह के टाइम जब बापू को पता चलता है कि झटपट याच को घुमाकर वापस लॉटरी से मिलने जा रहा है, तो वो उस पर भड़क पड़ता है कि साले मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। जिस पर बड़ी बहन उससे कहती है भाई तुझे जाना चाहिए, तुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए, तुझे उसका हो जाना चाहिए, तुम दोनों एक जिस्म दो जान हो। अब इस तरह के घटिया पंप वो उसमें इसलिए भर रही थी ताकि उसके जाते ही कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। जो बात छोटी वाली बहन समझ जाती है तो वो उसका भांडा फोड़ने का फैसला करती है, जिस पर वो अपने फोन में एक आर्टिकल पढ़ती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि झटपट झरूड़िया जब हॉस्पिटल में भर्ती था तब उसकी बड़ी बहन उससे मिलने गई थी और उसको जानबूझकर वहीं छोड़ आई थी। तभी झटपट को किसी बोट के हॉर्न की आवाज सुनती है तो वो फटाफट डेक पर आता है और दूरबीन से देखता है कि लॉटरी, उसकी सहेली रेगांडो और तीनों बच्चियां उसकी तरफ बढ़ रही हैं। जिस पर बूढ़ा याच को वापस उल्टी दिशा में घुमा देता है कि साले मैं करवाऊंगा तेरा पिज्जा डिलीवरी वाली से प्यार। जिस याच का पीछा ये गरीब बोट बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो अपनी बोट को बंद करके उस याच को जाते हुए देखते हैं। तभी झटपट अपनी याच से पानी में कूद जाता है और तैरकर बोट की तरफ आने लगता है, जिसको ऐसा करता देख लॉटरी भी पानी में कूदकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जिस पर बूढ़ा धुत्तू में चिल्लाकर अपने बेटे को रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं रुकता तो कहता है साले जा तू उस फटी भीषड़ी वाले के पास, मैं तुझे अपनी
प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। जो सुनते ही वो रुक जाता है और मोल भाव करने लगता है। कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे स्विस अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो दे देना। बूढ़ा कहता है मेरा लोड़ा ले ले, मैं दूंगा तुझे स्विस अकाउंट। जो सुनकर झड़पत बेचारा बीच मझधार में फंस जाता है कि उसे साला लॉटरी का फटा भीछड़ा चाहिए या अपने बाप की जायदाद, जिसमें उसके लिए ये फैसला लेना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि उसे फटा भीछड़ा ही चाहिए था। जिस बात से बूढ़े को भयंकर वाली ठेस पहुंचती है तो वो अपनी कंपनी की कमान फिर से अपनी बेटी के हाथ में सौंप देता है, लेकिन बड़ी वाली बेटी के नहीं, छोटी वाली बेटी के। और बड़ी वाली बेटी को अनाथ और गरीबों का चैरिटेबल ट्रस्ट संभालने के लिए दूसरे देश भेज देता है। वहीं अपने झड़पत की जिंदगी अब वैसी ही चल रही थी जैसी कि गरीब लोगों की चलती है, जिसमें एक दिन उसका कैप्टन उससे मिलने आता है। कहता है तेरी बहन ने तेरी याच वापस भिजवाई है। दरअसल जिस याच पर झड़पत पार्टी वगैरह और मॉडल्स के मजे लूटा करता था वो याच बापू ने उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, जो कि झड़पत के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। इसी वजह से बापू उससे वो नहीं ले पाया था, जिसका मतलब ये था कि उस याच को बेचकर झड़पत फिर से अमीर बन सकता था, इतना अमीर जितना कि वो 7 जन्मों तक मेहनत मजदूरी करके भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी कीमत है ओनली $60 मिलियन, जिनको अगर मैं इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करूंगा ना तो साला कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा। अब इससे पहले कि वो याच को बेचकर अमीर बनता, उससे पहले वो उस पर लॉटरी से शादी करता है, जहां उसका बापू उससे वो याच खरीदने का फैसला करता है। इसलिए नहीं कि उसने अपने बिजली लीन बेटे को माफ कर दिया था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी तीनों पोतियों को इस याच से दुनिया घुमाना चाहता था। जिसके साथ ही ये प्यारी सी स्वीट सी कहानी